Hello students, MSc Zoology Semester 4 Cell and Molecular Biology Specialization. So students, we have started with this topic part B, in which you have to study levels of gene regulation in eukaryotes. तो आप समझिए कि पहले जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, and the gene expression mechanism is different in both prokaryotes and eukaryotes. Okay, gene expression mechanisms are different in both of these cases. ठीक है, प्रोकैरियोट जीन एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए expression has happened at this level. This is called transcription. Transcription has happened, and then messenger RNA का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा into proteins. ठीक है, फंक्शनल प्रोटीन, पॉइंट टू बी नोटेड, फंक्शनल प्रोटीन। अगर प्रोटीन डिफेक्टिव हो है तब क्या कहा जाएगा, जीन एक्सप्रेशन गड़बड़ हो गया, फॉल्टी हो गया। तो जीन एक्सप्रेशन जब भी हम कह रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ करेक्टली, फिर ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसलेशन हुआ करेक्टली, उसके बाद जो जीन प्रोडक्ट आया दैट इज प्रोटीन, दैट इज बायोलॉजिकली फंक्शनल। ओके, तो ये प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में दोनों में हो रहे हैं, लेकिन दोनों में मैकेनिज्म्स जो है डिफरेंट है। प्रोकैरियोट्स का हम देखें क्या हो रहा है, क्योंकि एक बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ चल रहे होते हैं, यानी जो मैसेंजर आरएनए अभी ट्रांसक्राइब हो रहा है ऑलरेडी आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, अभी इसने आरएनए पॉलीमरेज में ये डीएनए को पढ़ रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, यूजिंग वन स्ट्रैंड एज टेम्पलेट, एंड उसको पढ़ने के बाद उसके कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए बना रहा है इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, पॉलीमराइजेशन कर रहा है, इलोंगेशन हो रहा है मैसेंजर आरएनए। अब इस मैसेंजर आरएनए पर अभी ये कंप्लीट हुआ भी नहीं है, मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, राइबोसोम्स आके अटैच हो गए एंड ट्रांसलेशन बिगिंस व्हाइल मैसेंजर आरएनए इज स्टिल अंडर द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैसेंजर आरएनए इज वेरी अनस्टेबल एंड इट डिग्रेड्स वेरी फास्ट। half life of messenger RNA is very less. Okay, so in eukaryotic system this is compensated by some of the modification in messenger RNA so that messenger RNA becomes little stable, जैसे कि 5 प्राइम मिथाइलेशन, पॉलीडी-एडिनाइलेशन, ये सब यूकैरियोट्स में होते हैं, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एक हो गया पूरा, उसके बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर मैसेंजर आरएनए में मॉडिफिकेशंस नहीं हो रहे हैं। 1 सेकेंड, मैसेंजर आरएनए में मॉडिफिकेशंस इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम इज नॉट हैपनिंग। तो अब अगर ये ट्रांसक्रिप्शन पूरा होगा उसके बाद तुरंत ये डिग्रेड हो जाएगा मैसेंजर आरएनए। इसीलिए मैसेंजर आरएनए जब बन रहा है उस बनने के दौरान ही राइबोसोम आकर के
ट्रांसलेशन को साइन डायगोनल सीक्वेंस को ढूंढ के ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से यानी AUG कोडोन ढूंढ के राइबोसोम स्टार्ट्स द ट्रांसलेशन। लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक सिस्टम में पहले पूरा मैसेंजर RNA बन जाएगा, फिर मैसेंजर RNA का क्या होगा, पॉली एडिनाइलेशन, स्प्लाइसिंग एटसेट्रा, मॉडिफिकेशंस कई सारे होंगे इसमें, आगे हम लोग पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ। इसीलिए यहाँ पर आपको सिलेबस में, दिस इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस, यूनिट 1 का पार्ट बी है, लेवल्स ऑफ जीन रेगुलेशन है। ओके, यानी हर लेवल पर जीन एक्सप्रेशन होने के लिए ट्रांसक्रिप्शन पूरा होना जरूरी है करेक्टली, और ट्रांसलेशन करेक्टली होना जरूरी है, तब जीन एक्सप्रेशन माना जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्शन में कोई कंट्रोल मैकेनिज्म है जिससे कि इसका कोई अल्टरनेट हो जा रहा है, तो दैट विल बी ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल। ट्रांसलेशन लेवल पर भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जीन एक्सप्रेशन को स्विच ऑफ किया जा सकता है। प्रोटीन को अगर बदल गया, फंक्शनल प्रोटीन नहीं है, तो दैट मीन्स द फॉल्टी जीन एक्सप्रेशन हैज हैपेंड, इस और उसका इफेक्ट वैसा ही होगा जैसे जीन एक्सप्रेस हुआ ही ना हो। ओके, सो इसीलिए देखिए लेवल्स ऑफ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स है, 3 पॉइंट है, कहाँ कहाँ पर किस किस लेवल पर हो रहा है। एक तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, ठीक है, उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद मैसेंजर ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोडक्ट है मैसेंजर RNA, उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, तो दैट इज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल। फिर ट्रांसलेशनल कंट्रोल, ठीक है, इसीलिए इन यूकैरियोटिक सिस्टम द जीन एक्सप्रेशन इज कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोटिक सिस्टम। सो ट्रांसलेशन कंट्रोल में एट द ट्रांसलेशन लेवल, ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल में क्या क्या मैकेनिज्म पढ़ना है आपको, कई सारे मैकेनिज्म्स में से 2 मैकेनिज्म, दैट इज क्रोमेटिन रीमॉडलिंग एंड जीनोम इम्प्रिंटिंग। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग हम स्टार्ट किए थे आज सुबह और इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन टू लिंक द टॉपिक्स and to give you the exposure in better detail, I needed this explanation. So chromatin remodeling, genome imprinting, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग के बाद ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर ये कंट्रोल है, यहीं पर इसको कंट्रोल कर लिया गया जीन एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर। फिर ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या किया जा सकता है, अल्टरनेट पॉली एडिनाइलेशन एंड अल्टरनेट स्प्लाइसिंग के द्वारा एक ही मैसेंजर RNA प्रोडक्ट से डिफरेंट जीन प्रोडक्ट्स एराइज हो सकते हैं। एक मैसेंजर RNA का अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हो गया, मींस द सेम मैसेंजर RNA if alternatively spliced it can give two or more different kinds of messenger RNA। अलग अलग मैसेंजर RNA हो गए। बेसिक एक और बेसिक डिफरेंस है, क्यों अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो रहा है। एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स का नाम सुने होंगे आप लोग, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। यूकैरियोटिक DNA में कोडिंग रीजन होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है। कोडिंग रीजन्स आर कॉल्ड एज एक्सॉन्स, नॉन कोडिंग रीजन्स आर इंट्रॉन्स। When the stretch of DNA will be transcribed, exons are not contiguous but it is interrupted by introns, intron, then exon, इंट्रॉन। यानी एक जीन कई सारे एक्सॉन्स से मिलकर के बना है, जिसमें से सिर्फ एक्सॉन का रीजन विल कंट्रीब्यूट
towards the meaningful sequence. So this whole thing will be transcribed into messenger RNA. Suppose for gene 1, this exon, this exon and this intron both are working as exon, suppose. And for gene number 2, this region is working as non-coding region. Sorry, no, this is not good analogy. Suppose for gene 1, इस एक्सॉन का नाम ले देते हैं 1, 2, एक और एक्सॉन बना लो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अल्टरनेट स्प्लाइसिंग जब बताएंगे तो आपको हम और इसके डिटेल में बताएंगे. आप जान लीजिए कि एक्सॉन 3 एक्सॉन हो गए. सो सपोज जीन 1 के लिए के फंक्शनल जीन प्रोडक्ट के लिए एक्सॉन 1 और 3 रिक्वायर्ड है, और जीन 2 के लिए सपोज 2 और 3 रिक्वायर्ड है. क्या होगा? अल्टरनेटिवली स्प्लाइस्ड होगा. मैसेंजर आरएनए गोज स्प्लाइस्ड. इंट्रॉन रीजन्स आर रिमूव्ड. इंट्रॉन रीजन्स तो रिमूव होंगे ही होंगे, साथ में कुछ एक्सॉन रीजन्स भी रिमूव होंगे, जिनका मतलब जीन प्रोडक्ट में जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो एक जीन प्रोडक्ट के लिए तो सेम मैसेंजर आरएनए कैन गिव राइज टू मेनी जीन प्रोडक्ट्स. ओके, इन यूकैरियोट्स. सो अल्टरनेट स्प्लाइसिंग के द्वारा जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल और पॉलीएडेनाइलेशन भी, अल्टरनेट पॉलीएडेनाइलेशन, दिस आल्सो वी विल सी. देन ट्रांसलेशनल कंट्रोल है जिसमें राइबोसोम सिलेक्शन है एंड ट्रांसलेशन इनहिबिशन है. ट्रांसलेशन को रोक दिया या मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर दिया गया, या जीन साइलेंसिंग आरएनए इंटरफेरेंस. नया टॉपिक होगा आपके लिए, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट फर्स्ट वी विल डिस्कस और फिनिश क्रोमेटिन रीमॉडलिंग. ओके, अब आपको कनेक्शन मिल गया होगा कनेक्टिंग रीमॉडलिंग, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग का. क्यों है ये इट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म which is at the transcriptional control level for the gene regulation in eukaryotes. Okay, so basically इसका डिफिनेशन क्या होगा? क्रोमेटिन रीमॉडलिंग अगर सवाल आए एग्जाम में, आप क्या कहोगे, कैसे लिखोगे? व्हाट इज क्रोमेटिन रीमॉडलिंग? क्रोमेटिन रीमॉडलिंग क्या है? क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, it is the dynamic modification of chromatin architecture. To allow access of, पिछली क्लास में बता चुके हैं थोड़ा बहुत, allow access of, ओके आप समझे होंगे, access of condensed genomic DNA to the regulatory transcription machinery proteins. And thereby
कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। क्या कह रहे हैं कि इट इज द डायनेमिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोमेटिन आर्किटेक्चर। डायनेमिक का मतलब होता है कि कोई क्रिया हो रही है तो उस क्रिया का फिर वापस बैक भी हो सकता है, यानी रिवर्सिबल है। तो यहाँ पर डीएनए क्या हो रहा है, इसलिए डायनेमिक कह रहे हैं, हेटेरोक्रोमेटिन स्टेज से यूक्रोमेटिन स्टेज में जा रहा है, यानी क्लोज्ड डीएनए, पैक्ड डीएनए, condensed highly compacted DNA is becoming open DNA, accessible DNA. Accessible for whom? Accessible for regulatory transcription machinery. रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी कौन कौन इन्वॉल्व, इसमें कौन इन्वॉल्व है ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी में? आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन जो कर रहा है, मेन एंजाइम जो है आरएनए पॉलीमरेज, और आपका हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ओके, एक्टिवेटर्स, रिप्रेसर्स, ये सभी प्रोटीन है। ओके, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये भी प्रोटीन है। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर प्रोटीन है। एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स आर आल्सो प्रोटीन। दीज एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन and they either activate or represses the gene expression by either helping RNA polymerase to get recruited over the promoter region or disengaging RNA polymerase over the promoter region. So हम क्या कह रहे हैं, it is the dynamic modification, means heterochromatin से euchromatin का बनना, फिर जब जीन की अब जरूरत नहीं है जीन प्रोडक्ट्स की, तो यूक्रोमेटिन फिर से हेटेरोक्रोमेटाइज हो जाता है। इस दोनों के बीच में यह स्थिति आदान चलते रहते हैं। जब जीन का एक्सप्रेशन होना होगा तो वो खुल जाएगा वह रीजन जहां पर वह जीन मौजूद है, एंड दैट रीजन ऑफ द क्रोमेटिन इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन, where DNA is not tightly bound to the proteins, histone proteins. Okay, so it is the dynamic modification of chromatin architecture to allow access of condensed genomic DNA to the regulatory transcription machinery. जब तक इन आरएनए पॉलीमरेज की पहुंच नहीं होगी उस रीजन, डीएनए के उस रीजन तक, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की पहुंच नहीं होगी, एक्टिवेटर्स, रिप्रेसर्स, अगर हिस्टोन ही उसको चारों तरफ से घेरे रहेगा, पैक किए हुए रहेगा, तो कैसे ये सब पहुंचेगा उस डीएनए तक? तो जब ये नहीं पहुंचेगा तो उसका एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है। तो यही मैकेनिज्म है क्रोमेटिन रिमॉडलिंग, जिसके द्वारा जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है इन यूकैरियोट्स एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ओके स्टूडेंट्स, होप यू हैव गॉट इट। सवाल उठता है कि यह रिमॉडलिंग होता कैसे है क्रोमेटिन? तो रिमॉडलिंग होता है हिस्टोन के मॉडिफिकेशंस की वजह से। हिस्टोन मॉडिफिकेशंस, अब आपको बता दिए हैं हिस्टोन्स, कितने तरह के हिस्टोन्स हैं। आर इन्वॉल्व इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, H1, H2A, पिछले क्लास में बताए थे, H2B, H3 एंड H4, 5 तरह के। इसमें से ये 4 तरह ऑक्टामर में है, और H1 जो है लिंकर डीएनए को से बाउंड है।
at the entry and exit point of the DNA in the nucleosome. ठीक, इन हिस्टोन्स में अगर मॉडिफिकेशन हो जाए या कर दिया जाए तो डीएनए की एफिनिटी इन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बदल जाएगी। अभी क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो हाईली बेसिक है, दीज आर बेसिक प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स। क्यों प्रोटीन ये बेसिक है? बिकॉज दिस प्रोटीन इज रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स सच एज लाइसिन एंड आर्जिनिन। Richness of these amino acids are making these proteins basic in nature। और इसका जिसके साथ इंटरेक्शन है डीएनए, that is acidic, highly acidic, and this is highly basic। So this complex protein DNA and histone protein DNA complex becomes stable, charge gets neutralized and it gives a stable structure, safe structure। So in that mode DNA is packed, this you already know now। So अगर इन हिस्टोन्स प्रोटीन में मॉडिफिकेशन कर दिया जाए और यह तो इसकी डीएनए से एफिनिटी जो है घट या बढ़ सकती है। इस हिस्टोन प्रोटीन्स के जो मुख्य अवयव हैं वह ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं जो इसको बेसिसिटी प्रदान किए हुए हैं। तो इन अमाइनो एसिड्स का लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स में मॉडिफिकेशन हो जाए अगर, तो प्रॉपर्टी बदल जाएगी हिस्टोन की, प्रोटीन की। तो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग में एक मैकेनिज्म यही है, मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोमेटिन मॉडल। रिमॉडलिंग कैसे हो रहा है? मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स के द्वारा। एक मैकेनिज्म है, एक और मैकेनिज्म है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज द हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन में भी किसका मॉडिफिकेशन? बेसिक अमाइनो एसिड्स का। कैसा मॉडिफिकेशन? कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। किस टाइप का कोवेलेंट मॉडिफिकेशन? मिथाइलेशन, इधर मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन और आपका एक है फॉस्फोराइलेशन, एक और है यूबिक्यूटिनेशन। तो इन ये सब प्रक्रियाओं के द्वारा इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स का, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन का डीएनए के साथ बाइंडिंग एफिनिटी चेंज हो जाती है। अगर बाइंडिंग एफिनिटी घट जाएगी तो उस रीजन में डीएनए विल ओपन अप, डीएनए विल बिकम एक्सेसिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी प्रोटीन्स। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं मॉडिफिकेशन। पहला तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि रिमॉडलिंग इज कैरिड आउट बाय नंबर 1 जो अभी बताया हिस्टोन मॉडिफिकेशन। तो इसको करेक्टली हम कहेंगे कोवेलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशंस। कौन इन्वॉल्व है? एंजाइम्स कर रहे हैं, एंजाइम। क्योंकि कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है, अपने आप हिस्टोन का नहीं, वो एक किया जाता है और फिर वापस से वो उन मॉडिफिकेशंस को हटाया भी जाता है इन एंजाइम्स के द्वारा, ताकि वो पैकिंग और अनपैकिंग चलता रहे। जब जीन के एक्सप्रेशन की जरूरत हो उस समय अनपैकिंग हो जाए डीएनए, और जब जीन के एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं हो तो फिर से पैक होकर क्रोमोसोम के डेंस रीजन में चला जाए, हेट्रोक्रोमेटाइज्ड हो जाए। ओके, तो ये क्या किसके द्वारा हो रहा है? कोवेलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशंस बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स, जैसे
एंजाइम्स का नाम है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, इससे हिस्टोन का एसिटाइलेशन हो रहा है। एसिटाइलेशन हम जब बोलेंगे और मिथाइलेशन बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप कहते हैं CH3, दिस 1 कार्बन कम ग्रुप CH3, इट इज मिथाइल ग्रुप। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के वहां पर एक मिथाइल ग्रुप आ जाना। और एसिटाइल ग्रुप कब कहते हैं, वहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, CH3COH, COH नहीं CO, दिस इज एसिटाइल ग्रुप, इसमें 2 कार्बन है। अगर डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन के किसी लाइसिन से और उस लाइसिन के किसी हाइड्रोजन से रिप्लेस होकर के इफ दिस ग्रुप gets added, then it is called as हिस्टोन एसिटाइलेशन। अगर उस हिस्टोन मॉलिक्यूल के किसी लाइसिन रेसिड्यू या आर्जिनिन रेसिड्यू या अन्य कोई अमाइनो एसिड का रेसिड्यू के किसी हाइड्रोजन एटम से CH3 अगर रिप्लेस हो गया तो दैट विल बी कॉल्ड एज मिथाइलेशन। ओके, तो हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है, इसको शॉर्ट में हैट भी बोला जाता है। और हिस्टोन डीएसिटाइलेज, यानी यहां से एसिटाइल ग्रुप को हटाना। फिर मिथाइलेशन वाला एंजाइम, तो हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफेरेज, ठीक, फॉस्फोराइलेशन करने वाला काइनेजेज, हिस्टोन काइनेजेज, ये सब एंजाइम्स हैं जो कि ये कोवेलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन काउज करते हैं इस मैकेनिज्म के द्वारा। दूसरा मैकेनिज्म का नाम है आपका ATP डिपेंडेंट क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस। एक तो द्वारा ये हो गया, इसके द्वारा कोवेलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन बाय स्पेसिफिक एंजाइम के द्वारा। दूसरा द्वारा हो गया ATP डिपेंडेंट क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा। ATP डिपेंडेंट है, ATP खर्च होता है इसमें, रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स है, ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली करता क्या है, ये न्यूक्लियोसोम के साथ छेड़छाड़ करता है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन यहाँ पर क्या किया, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और ये न्यूक्लियोसोम्स को रीस्ट्रक्चर करने में उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यानी न्यूक्लियोसोम को मूव कर सकता है, न्यूक्लियोसोम को घटा सकता है, इजेक्ट कर सकता है, रीस्ट्रक्चर कर सकता है, like this that we will see later. Okay, तो यह
क्रोमेटिन रिमॉडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द यूकैरियोट्स। अगर इस सिस्टम में एब्रेशंस आ जाए, अच्छे से यह काम ना करे अगर, तो क्रोमेटिन रिमॉडलिंग प्रोटीन्स, देन यह बीमारियों को न्योता देगा, बीमारियां काउच करेगा, जैसे कि कैंसर। आजकल काफी ज्यादा इस पर वर्क हो रहा है कि क्रोमेटिन रीमॉडलिंग पाथवेज को टारगेट किया जाए एज ए स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक, एज ए मेजर थेरेपेटिक strategy in the treatment of several cancers. Okay, so this pathway is under the focus, chromatin remodeling pathway in the cancer research. Okay, अगेन फिर सवाल उठता है, आप कहोगे क्या है क्रोमेटिन रिमॉडलिंग? अभी तक क्रोमेटिन रिमॉडलिंग ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऑफ द जीनोम। इसको मिटा दें यहां तक। यह ट्रांसक्रिप्शनल रीमॉडलिंग है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का। और इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले हो जाती है एट द प्री इनिशिएशन स्टेज ऑनली। इनिशिएशन किसका? मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस का इनिशिएशन। Steps are there: initiation, elongation, and then termination. So before initiating messenger RNA synthesis, these events occur. Okay. That is binding of the core transcriptional machinery proteins, जैसे कि RNA polymerase, transcription factor, activators, repressor, to the core promoter sequence on the coding region of the DNA. However, DNA is tightly packed in the nucleus, and with the help of packaging proteins, it is tightly packed, mainly histone proteins, and it is in the form of a repeating units of nucleosomes, DNA. And these nucleosomes are further bundled together to form condensed chromatin structure. और इस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर की वजह से डीएनए रेगुलेटरी रीजन्स जो है वह ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी प्रोटीन के पहुंच से बाहर हो जाते हैं। Okay? Condensed structure occludes many DNA regulatory regions and not allowing them to interact with transcriptional machinery proteins and thereby regulating gene expression. So to overcome this issue and allow dynamic access of condensed DNA, a process known as chromatin remodeling alters nucleosome architecture to expose or hide regions of DNA for transcriptional regulation. So by definition, you can also write it like chromatin remodeling is the enzyme remodeling assisted process to facilitate access of
nucleosomal DNA by remodeling the structure. Okay. Not only the structure, its composition also. And positioning of nucleosomes. So this would be the second definition of chromatin remodeling. Chromatin remodeling is the enzyme-assisted process to facilitate access of nucleosomal DNA by remodeling the structure, composition, and positioning of nucleosomes. Okay. So there are two types of modifications under this. अभी हम आपको लिखवाए ही. Access to nucleosomal DNA is governed by two major classes of protein complexes. Number one, covalent histone modifying complexes. Modifying complexes. Number two, ATP dependent chromatin remodeling. Complexes. Covalent histone modifying complexes में acetylation, methylation, phosphorylation, ubiquitinylation, ये सब के एंजाइम्स. इसी तरह एटीपी डिपेंडेंट क्रोमेटिन रिमॉडलिंग में भी वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि एटीपी ड्रिवन है, एंड दे आर प्लेइंग विद द न्यूक्लियोसोम नंबर, पोजीशन, etc. Okay, so we will look into this one by one. Number one, first, covalent histone modifying complexes. What are those changes that it is bringing to the histone proteins? आपको बता ही दिए changes क्या है. Methylation, phosphorylation, acetylation, ubiquitination, ये सब प्रक्रिया के द्वारा ये कर रहे हैं. तो हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, क्या चेंजेस, कैसे ये ओपन हो रहा है डीएनए. कौन सा चेंजेस डीएनए को ओपन कर रहा है, कौन सा चेंजेस डीएनए को क्लोज कर रहा है. ओके, फर्स्ट वन इज कोवेलेंट हिस्टोन मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्स. देखिए, this is a it is a specific protein complex and known as histone modifying complex that catalyze. What it does, it either catalyzes either addition or removal of various chemical elements on histones. It catalyzes, this complex catalyzes either addition or removal of various
chemical elements on histones। जैसे अगर मिथाइल ग्रुप का एडिशन हुआ तो मिथाइलेशन, रिमूवल हुआ तो डीमिथाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप का एडिशन तो एसिटाइलेशन, रिमूवल हुआ तो डीएसिटाइलेशन। फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन तो फॉस्फोराइलेशन एंड द रिमूवल इज डिफॉस्फोराइलेशन, लाइक दिस। क्योंकि ये डायनेमिक प्रोसेस है, किसी एक चेंज के द्वारा डीएनए क्लोज हो जाएगा, इट विल बी पैक्ड, एंड किसी दूसरे मैकेनिज्म के द्वारा इट विल बिकम लूज एंड ओपन फॉर द एक्सेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी प्रोटीन्स। ठीक, तो enzymatic modifications cause this addition and removal of this methyl acetyl group. So all these are, क्या लिखोगे? These enzymatic modifications include acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination. And because of these modifications, binding affinity between histones and DNA changes, and thereby it is making, or it is causing the loosening or tightening of the condensed DNA wrapped around histones. For example, methylation of some specific lysine residues in H3 and H4 causes further condensation of DNA around histones. So methylation of specific residues in H3 and H4 is causing the DNA condensation, and thereby it is preventing the binding of transcription factors to the DNA that lead to gene expression. वहीं दूसरी ओर हिस्टोन का एसिटाइलेशन relaxes chromatin condensation, because acetyl group is a bulky group and it creates a local effect, so it is now, so its affinity with DNA greatly decreases. So acetylation की वजह से DNA ओपन हो रहा है, हो सकता है, होता है, और मिथाइलेशन की वजह से DNA ओपन भी हो सकता है, DNA क्लोज भी हो सकता है, कंडेंस भी हो सकता है एंड डीकंडेंस भी हो सकता है मिथाइलेशन। It will depend on which lysine residues is methylated. जैसे एक इन्वेस्टिगेशन के अनुसार H3 हिस्टोन प्रोटीन में अगर फोर्थ लाइसिन को अल्फाबेट के लेटर से हम डिनोट करते हैं, के यानी चौथा अमाइनो एसिड रेसिड्यू जो कि के है, यानी कि जो लाइसिन है हिस्टोन प्रोटीन में, इफ इट इज मिथाइलेटेड देन DNA will become condensed. Okay. No, K4 में DNA will not become condensed.
DNA will become decondensed. लाइसिन 36वां अमाइनो एसिड हिस्टोन प्रोटीन का, वो भी लाइसिन है। अगर इसका मिथाइलेशन हो गया, देन अगेन डीएनए विल बी डीकंडेंस्ड। दोनों का मिथाइलेशन हो गया, डीएनए विल बी हाईली डीकंडेंस्ड, मींस डीएनए विल ओपन। लेकिन इसी हिस्टोन मॉलिक्यूल का अगर 9th अमाइनो एसिड मिथाइलेटेड हो गया तो डीएनए विल बिकम कंडेंस्ड। और 27वां अमाइनो एसिड वो भी लाइसिन है, अगर ये भी मिथाइलेट हो गया तो डीएनए विल बिकम कंडेंस्ड। तो एक तरह से यहाँ पर आप एक कोड समझ सकते हो उसको, इसी को हिस्टोन कोड बोलते हैं। ये कोड का काम कर रहा है। अगर 9th अमाइनो एसिड methylated है, then you may consider that this is a part of heterochromatin. If K4 is methylated, then this is part of euchromatin, means here DNA was opened. तो स्टूडेंट्स आ रहा समझ में? ओके। तो methylation and acetylation is causing loosening and tightening. आइए, गुड मॉर्निंग, आइए। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, आइए ना, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, 2 minutes ब्रेक। Okay, students, we will continue. कहाँ पर थे? Okay. So here you are seeing that some type of modifications are causing the DNA to decondense, and some type of modification which are causing DNA to get condensed further. So such modifications affect the binding affinity between histones and DNA, and thus loosening or tightening the condensed DNA wrapped around histone takes place. Is happening. So methylation, इसको हम one by one पढ़ेंगे. Particularly we will give focus on methylation and acetylation. ये दो मैकेनिज्म, इसके अंदर भी methylation. Okay, this process includes well characterized modifications, and we know it in more detail. The characterized modifications are there of histones. So methylation, number one, methylation. Point to be noted here is that DNA, I'm not talking about DNA methylation. It is the methylation of histones, covalent histone modification it is. DNA methylation is another thing. Okay, that also is part of epigenetic modification. One second. Hello, हो गया? ठीक. Okay, students. So methylation here, इसका तात्पर्य है प्रोटीन का मिथाइलेशन, और उस प्रोटीन का नाम हिस्टोन है. So both lysine and arginine residues present in the histone proteins are known to be methylated. Methylated lysines are the best understood marks of the histone code. और यह histone code क्यों है? Because it is specifically methylating the lysine, and that methylation status is matching well with the gene expression states. Okay, so methylation of lysines are causing either
decondensation of DNA or condensation of DNA. Here I have shown you these two examples are causing the decondensation. These two examples are causing the condensation of DNA. And it is correlated with the transcriptional activation. While which one is correlated with the transcriptional activation? This one. Because here the histone DNA is in the decondensed state. So here it will form euchromatin. So euchromatin hua, that means it is accessible for the transcriptional machinery. So the transcription will happen. So it is correlated with the transcriptional activation. Okay. Whereas methylation of histone lysine at the position number 9 and 27, both are correlated with the transcriptional repression. यहाँ हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन, यहाँ हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन. हेट्रोक्रोमेटिन में ये वाला मिथाइलेशन बहुत मिलता है H3 में. 9th पोजीशन पर लाइसिन अमाइनो एसिड का मिथाइलेशन. ठीक है, जान गए मिथाइलेशन. द सेकेंड वन एसिटाइलेशन. एसिटाइल ग्रुप आप जान रहे हो, CH3CO. दिस इज एसिटाइल ग्रुप. ओके, ठीक है. And the acetylation is done by an enzyme, short form is HAT, histone acetyl transferase, and deacetylation is done by HDAC, histone deacetylase. हल्ला मत करो, शांत रहो. Deacetylation is done by histone deacetylase. Okay. So acetylation tends to define the openness of chromatin. As acetylated histones cannot pack as well together as deacetylated histones. अगर डीएनए में एसिटाइलेशन होगा तो डीएनए will decondensed from histone proteins. Okay, it will form euchromatin. और अगर deacetylation हो गया, then DNA will become condensed and it will become part of the heterochromatin. ठीक है. Acetylation DNA में, suppose if this is the region of the DNA which has been given DNA protein complex, histone protein complex. Suppose if I give you one portion of heterochromatin, one portion of chromatin. Chromatin आंख से तो दिखेगा नहीं कि ये खुला हुआ है या कंडेंस है या डिकंडेंस स्टेट है. Then you will analyze for the acetylation level for the DNA's openness of chromatin. DNA's openness or openness of chromatin. Because acetylated histones cannot pack well together as deacetylated histones were doing. So more acetylation, more DNA decondensation with in the chromatin. ठीक है. इसके अलावा भी दो मैकेनिज्म है, एक है फॉस्फोराइलेशन, दूसरा यूबिक्विटिनेशन. दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, सो आई एम एक्सक्लूडिंग दिस आउट.
बस जान लीजिए एग्जाम में आएगा तो ये 4 मैकेनिज्म है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है हिस्टोन्स के, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, यूबिक्विटिनेशन, इसको आप लिख दोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, here I am finishing with this first mechanism which is responsible for chromosome remodeling. ठीक है, first agent, because this is present in the form of complex, so this is the first agent, and this agent is again the mixture of many agents because this is part of the complex. इसमें कई सारे enzymes हैं, ATP हैं, ओके, क्रोमेटिन खुद है, तो कई सारे अवयवों से मिलकर के यह कॉम्प्लेक्स बना, जिसमें पहला जो प्रकार का जो चेंज है जो कि ये कॉम्प्लेक्स काउज कर रहा है, फिर ये कॉम्प्लेक्स कौन कौन से मैकेनिज्म के द्वारा चेंजेस काउज कर रहे हैं, वो है ये ABCD, इथाइलेशन, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन एटसेट्रा। तो फर्स्ट वन इज ओवर नाउ, द सेकेंड वन which is causing chromatin remodeling is, I have already told you, ATP dependent chromatin remodeling complex. The name is ATP dependent chromatin remodeling complex. So in the next class we will see the mechanisms and the changes brought by ATP dependent chromatin remodeling complexes. After that, chromatin remodeling topic will be over. So in one more class, it will take one more class, chromatin remodeling. In the next class, probably in the evening today, I will take. So that will be over. Okay, students, till then, bye-bye. Thank you.